एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसकी जो टेस्ट सीरीज हम करने लग रहे हैं उसमें प्रैक्टिस टेस्ट नंबर आज 4 हम करेंगे। 3 प्रैक्टिस टेस्ट हम कर चुके हैं हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्जाम के लिए और अब हम करेंगे चौथा प्रैक्टिस टेस्ट। ये जो पेपर है ये सेम उसी पैटर्न पर है जो HSSC आपसे पूछेगी, यानी कि इसमें हरियाणा जीके के 25% शामिल हैं, 15% जनरल साइंस के हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश हर सब्जेक्ट से पर्सन इसके अंदर उठाए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। जो टेस्ट सीरीज हम जो करने लग रहे हैं ये है आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा। आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज दी गई है और ये नीचे इनकी हेल्पलाइन नंबर है। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप आर्यभट्ट एकेडमी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी हमने आर्यभट्ट एकेडमी से ही करी थी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। 1 बाय 1 100 के 100% हम इसमें देखेंगे। ठीक है, टोटल 100% इसमें हम करेंगे और हर पर्सन का हम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में हम हर पर्सन का सॉल्यूशन इसमें करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है नॉलेज हब के नाम से। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम शुरू करते हैं। देखो, टेलीग्राम चैनल है जो नॉलेज हब, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और भी सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर डाल रखी है। हिंदी, हरियाणा जीके, इंग्लिश हर सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम शुरू करते हैं। 1 बाय 1 100 के 100% हम इसमें करेंगे और हर पर्सन का डिटेल में सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो पहला पर्सन है इसमें रीजनिंग का है। ये जो पहला पर्सन है इसमें 3 आकृति दे रखी है। एक तो ये स्ट्रक्चर है, दूसरा ये है और इन्हीं के अंदर जो पैटर्न है उसी आधार पर हमें जो तीसरा स्ट्रक्चर है इसमें बीच की वैल्यू बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये बीच का हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब इसमें देखो क्या ट्रिक लगी है। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, अंदर क्या है 28, यानी कि बाहर वाली जो सारी संख्याएं उनको जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो अंदर वाली संख्या आ रही है। एक बार दूसरे वाले में और ट्राई करो। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 का डबल 34। कहने का मतलब जो बाहर की संख्याएं है ना उनको जोड़ दो और उसको 2 से गुणा कर दो। तो यही हमने इस तीसरे के अंदर लगाना है, यही पैटर्न। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 आ गया। इसका डबल करेंगे अंदर वाला आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बाहर वाली संख्याओं का जोड़ गुणा में 2। अगला है दूसरा प्रश्न और ये है कथन और कारण। आपको बताना है दोनों में क्या संबंध बेहतर है, कथन सही है या कारण सही है, क्या चीज है इनमें ये बताना आपको। पहला अभी कथन दिया है कि भारत में बाघों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। कारण है कि सरकार ने कृत्रिम जंगलों और चिड़ियाघरों के निर्माण को बढ़ावा दिया है। देखो, भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये तो बात सही है बिल्कुल। ठीक है, और साथ में सरकार ने कृत्रिम जंगल भी बनाए हैं और चिड़ियाघरों को भी बढ़ावा दिया है, ये भी बात सही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई इसी की वजह से बाघ बढ़े हैं। भाई टाइगर जो है, भारत में टाइगर की संख्या बढ़ रही है, ये बात बिल्कुल सही है। सरकार ने कृत्रिम जंगल भी बनाए हैं और चिड़ियाघर भी बनाए हैं, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ये तो संबंध नहीं है कि इससे बाघों की संख्या बढ़ेगी। अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, ये ध्यान रखना। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। आगे है तीसरा प्रश्न हम करेंगे और ये है कथन और निष्कर्ष का। कथन दिया है लोगों के कल्याण के लिए देश भर में शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से ये बताना है कि कौन सा अनुमान जो है वो सही रहेगा। पहला है कि शराब का सेवन लोगों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है। भाई लोगों के कल्याण के लिए देश भर में शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि शराब का सेवन लोगों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि इससे सड़क दुर्घटनाएं होती, ऐसी तो कोई बात ही नहीं कह रखी। भाई शराब पीने से सड़क दुर्घटनाएं है, ऐसा इस संबंध में कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा गया। देखो, खुद से आंसर नहीं देना है इसमें। देखो, सड़क का भी कोई चक्कर नहीं है, दुर्घटनाओं का भी कोई चक्कर नहीं है। कथन के अंदर जो बात लिखी है वो उसका मतलब निकलना चाहिए।
केवल अनुमान एक जो है वो हम इस कथन से लगा सकते हैं, दूसरा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो केवल अनुमान ए लगेगा। तो इसमें अब ऑप्शन कैसे बताना है, इसके अंदर देखो क्लियरली लिखा गया है, यदि केवल अनुमान एक कथन में निहित है तो उत्तर ए होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी चूज करना यदि केवल अनुमान दो कथन में निहित है। ऑप्शन सी चूज करना यदि एक और दो दोनों निहित है, और ऑप्शन डी करना है कि इनमें से कोई भी निहित नहीं है। तो केवल अनुमान एक निहित है, यानी कि आपको ए लगाना है। अब ए देखो किस ऑप्शन में दिया है, ये देखो ए दिया है ऑप्शन सी के अंदर, तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्न का ऑप्शन सी। इस प्रश्न को आपको सोच समझ के ऑप्शन ध्यान से देख के करना है, ए ऑप्शन नहीं लगाना, ए लगाना है, और ए दिया है ऑप्शन सी के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 4। कुछ कथन और उसके दो निष्कर्ष दिए हैं, आपने कथन को सही मानकर चलना है, तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेंगे। पहला कथन है कि सभी आम सुनहरे रंग के हैं, ये सारे आम जो है ये सुनहरे रंग के हैं, कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं होती, जो सुनहरी चीज है ये सस्ती नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मैंगो है, ये क्या है, सुनहरी चीज है, और ये क्या है, सस्ती है, तो ये सस्ती नहीं होती। ठीक है, अब क्या निष्कर्ष निकलेगा, सभी आम सस्ते हैं, सभी आम सस्ते हैं। भाई आम तो सस्ते हो ही नहीं सकते, क्योंकि आम क्या है, सुनहरे, और सुनहरी चीज सस्ती है ही नहीं, तो आम सस्ते नहीं है। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा निष्कर्ष निकलेगा कि जो आम सुनहरे रंग के हैं वो सस्ते नहीं है। ठीक है, सुनहरे जो रंग के आम हो वो सस्ते नहीं, क्योंकि सुनहरी चीज जो है वो सस्ती नहीं है। तो केवल निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है, इसमें केवल निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है, और ये बात किसमें लिख रखी है, ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी के अंदर ये बात इसमें लिखी गई है। आगे है प्रश्न नंबर 5। इसमें ये मिसिंग नंबर है, जो पैटर्न दे रखा है उस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, जो पैटर्न दिया है इसके आधार पर यहाँ पर क्या आएगा ये आपको इसमें बताना है। तो अब देखो कैसे चेंज कर रखा है, वन बाय वन देखेंगे। जेड से गया यू में, कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। यू से गया क्यू में, कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। क्यू से कुछ भी गया मान लो उसमें से 3 घटेगा, अगले वाले में 2 घटना चाहिए, तो एल से 2 कम और क्यू से 3 कम। एल से 2 ज्यादा क्यू से 3 कम, तो क्या बनेगा, वो एन बनेगा। क्या बनेगा, वो एन। क्यू में से 3 गया तो एन, और एन में से 2 गया तो एल। समझ गए, पहले में 5 घट गया, दूसरे में 4, तीसरे में 3, फिर 2। अब ए से एफ में आओ, कितना जुड़ गया, 5। एफ से जे में आओ, कितना जुड़ गया, 4। जे से अगले वाले में 3 जोड़ दो, तो जे में 3 जोड़ेंगे क्या बनेगा, एम, और एम में 2 जोड़ दो, क्या बनेगा, ओ। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट जो लेटर है इनमें क्या पैटर्न है, -5, -4, -3, -2, -1। सेकंड जो वर्ड है इनमें क्या पैटर्न है, +5, +4, +3, +2। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, इसका जो पैटर्न जो हमने देखा वो पैटर्न क्या बन जाएगा, एन और एम का। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, एन और एम। प्रश्न नंबर 6 दिया है, विशाल, तन्मय, जैन, यशी, ऋषि और मनीष, कितने बंदे हो गए, ये 6 बंदे हैं, एक वर्त में बैठे हैं। ऋषि मनीष के विपरीत बैठा है। अब इनकी सिटिंग अरेंजमेंट हमें बनानी है। सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ पहले। ये हो गया एक सर्कल, और इसमें अब 6 बंदे बैठाने हैं हमें, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ध्यान रखना आमने सामने बैठेंगे सारे के सारे। ऋषि मनीष के विपरीत बैठा है, यानी कि अगर यहाँ पे ऋषि है तो इसके आमने सामने कौन बैठा है, मनीष। ऋषि और मनीष आमने सामने हैं। यशी जो है वो विशाल के बाईं ओर है, जो तन्मय के विपरीत है। यदि मनीष जैन और विशाल के बीच में है तो जैन के बाईं ओर कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऋषि और मनीष ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, बैठा दिया। अब देखो आगे, यशी विशाल के बाईं ओर, और विशाल जो हो तन्मय के विपरीत है। विशाल जो है वो तन्मय के विपरीत में बैठा है। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर विशाल बैठा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तन्मय आएगा, क्योंकि यशी जो है वो विशाल के बाईं ओर। अब यशी जो है वो विशाल के बाईं ओर,
अगर विशाल यहाँ बैठते तो विशाल का बाई ओर खत्म हो जाता, अगर विशाल यहाँ बैठता तो इसका बाई ओर यहाँ नहीं बनता। देखो हमने क्यों बैठाया ऐसे, एक बार फिर से समझाता हूँ मैं शुरू से। देखो पहली लाइन तो सभी को पता था, क्या कि जो ऋषि है और मनीष है वो आमने सामने बैठे हैं। ठीक है भाई, इधर ऋषि बैठ गया और इधर मनीष बैठ गया, एक इधर बैठेगा और एक इधर बैठेगा। अब देखो यशी जो है वो विशाल के तो बाईं ओर है और तन्मय के विपरीत, यानी कि विशाल और तन्मय आमने सामने है, विशाल और तन्मय आमने सामने है, और विशाल के बाईं ओर कौन है, वो यशी बैठा है। अब विशाल मान लो हमने यहाँ बैठा दिया तो इसका बायां बनेगा ये, इधर ऋषि बैठा ही है तो यहाँ पे विशाल नहीं आएगा। विशाल अगर यहाँ बैठाते तो इसका बायां आएगा, यहाँ बैठ सकता है बिल्कुल। अगर विशाल यहाँ बैठेगा तो इसका बायां नहीं आएगा। ठीक है, अगर विशाल यहाँ बैठे तो इसके बाएं भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। तो हम विशाल दो जगह बैठा सकते हैं, या तो विशाल यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा। विशाल के बाएं कौन बैठा है, विशाल के बाएं बैठा है यशी और विशाल के सामने कौन है, तन्मय। एक तो प्रोग्रेस होगा ये, ठीक है। और उसके बाद देखिए मनीष जैन और विशाल के बीच में है। अब मनीष को जैन और विशाल के बीच में बैठाओ, विशाल है, अब जैन की जगह ही नहीं बची यहाँ पे, ये यशी हो गया। अब जैन कहाँ आएगा, जैन यहाँ बचेगा। जैन और विशाल के बीच में कौन बैठा, मनीष। हाँ बिल्कुल सही है, ये स्ट्रिंग अरेंजमेंट बनेगी। मनीष जो है वो जैन और विशाल के बीच में बैठा है, तो जैन के बाईं ओर कौन है, तो जैन के बाईं ओर कौन है, ये मनीष ही बैठेगा। जैन के बाईं ओर कौन बैठेगा, मनीष बैठेगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न में दे रखा है ऐसे एक साथ दो दो सीटिंग अरेंजमेंट बनती चलेगी, आपको लास्ट में एक चूज करनी पड़ेगी। हमने एक बना के देखी, वही हमारी शुरू में ही सही बन गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 में दिया है HARD को लिखा है 1 3 5 7, सॉफ्ट SOFT को लिखा है 2 4 6 8। तो 2 1 4 4 8 को क्या लिखेंगे, 2 1 4 4 8 को क्या लिखेंगे। देखो H का मतलब है 1, A का मतलब है 3, R का मतलब 5, D का मतलब 7, S का मतलब 2। तो इसमें देखो 2 का क्या मतलब है S, 1 का क्या मतलब है H, 4 का क्या मतलब है, 4 का मतलब O, 2 बार 4 है डबल O, 8 का मतलब क्या है T, SHOOT। ऑप्शन डी शूट, ये बन जाएगा। सिंपल सवाल है ये तो। अगला है प्रश्न नंबर 8, निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 9 नहीं आया है। ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 9 नहीं आया है, ये आपको बताना है। ठीक है, जिनसे ठीक पहले 6 और बाद में 9 नहीं आया है। देखो इसके पहले 6 बाद में 9 है तो मतलब ये तो काउंट नहीं होगा। एक तो ये है, एक तो ये वाला 3 है, इसके पहले 6 और बाद में 9 नहीं है। इसके भी है पहले 6 बाद में 9, ये भी काउंट नहीं होगा। इसमें भी है पहले 6 बाद में 9, ये भी काउंट नहीं होगा। और एक ये है पहले वाला, उल्टा दे रखा ना, बाद में 6 पहले 9, उल्टा दे रखा। तो ऐसे कितने 3 हैं, 2 3 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 6 और बाद में 9 नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अगला है प्रश्न नंबर 9, यदि 2 फरवरी 2016 को मंगलवार है तो 27 फरवरी 2016 को क्या वार होगा। उसी साल उसी महीने का दिन पूछा है, उसी साल उसी महीने का। 27 फरवरी 2 फरवरी कितने दिन बीच में है, 25 दिन। हर 7 दिन के बाद सप्ताह रिपीट होता है, 7 या 21, यानी कि बचे कितने दिन, 4 दिन एक्स्ट्रा। आज मंगलवार है, ठीक है, तो मंगलवार के 4 दिन बाद क्या आएगा, शनिवार। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, 11 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। 11 बजा दो, यहाँ पे 12, ये 11, एक छोटी सुई यहाँ पे होगी, बड़ी सुई यहाँ पे, ऐसे। तो ये कितने का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में, मतलब हर एक घंटे के बीच का जो होता है ना भाई, सुई 12 बजे और एक के, ऐसे 12 संख्याएं लिखी होती घड़ी में, तो लगातार दो संख्याओं के बीच कितना कोण बनता है, 30 डिग्री का बनता है, ध्यान रखना। टोटल 360 का तभी बनेगा ये। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। अगला है प्रश्न नंबर 11। देखो 10 प्रश्न हमने करे हैं, 10 के 10 रीजनिंग हमारी पूरी होती है, 10 ही प्रश्न थे रीजनिंग के। अब प्रश्न नंबर 11 से हमारा गणित शुरू होगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, काफी सारा स्टडी मटेरियल वहां पर आपको मिलेगा। अब प्रश्न नंबर 11, यहां से हम गणित के कुछ प्रश्न करेंगे। सवाल नंबर 11 जो गणित का पहला सवाल है, और इसमें दिया है कि सोमनाथ की वार्षिक आय है 24 लाख रुपए।
प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए की ईएमआई का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय? देखो उसकी सालाना आय दी है, मतलब एक साल के अंदर 24 लाख रुपए वो कमाता है और हर महीने 40,000 रुपए की ईएमआई जाती है। तो उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत उसकी मंथली इनकम की ईएमआई जाती है, मंथली इनकम की पूछी है। अब देखो जो 24 लाख रुपए जो इसकी सैलरी है ना, ये 24 लाख रुपए साल की है, यानी कि 12 महीनों की सैलरी है। तो एक महीने की सैलरी कितनी आ जाएगी, बटे में 12 करेंगे, 24 लाख को 12 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। यानी कि इसकी सैलरी कितनी हर महीने की, 2 लाख रुपए है, और उसमें से ईएमआई कितनी जाती है, 40,000 रुपए की। तो प्रतिशत कितना हिस्सा हो जाएगा, 40,000, ठीक है, बटे में 2 लाख गुणा में 100, ठीक है। ये सारा काट दो, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, एक ये कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 गुणा 10 करेंगे तो 20%। उसकी जो मंथली इनकम जाती है, ईएमआई जाती है, वो मंथली इनकम का 20% है। कितना परसेंट है, 20% है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 19। इसमें है 94, 188 और 235, इनका लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। तो सवाल नंबर 12 के अंदर 94, 188 और 235, इन तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऐसे निकालते, 94, 188, 235, ठीक है। सबसे पहले 2 पे जाएंगी और उसके बाद फिर ये 3 से चली जाएगी, ऐसे करके आपको इनका एलसीएम ये निकालना है। तो इनका एलसीएम जो निकलेगा, एक चीज ध्यान रखना, एलसीएम जो निकलेगा ना वो हमेशा जो बड़ी संख्या है ना उससे ज्यादा आएगा, और एचसीएफ जो होगा वो जो छोटी संख्या है उससे कम आएगा। या तो सबसे बड़ी संख्या या उससे ज्यादा होगा, और एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या या उससे कम होगा। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 940। आगे है सवाल नंबर 13। इसमें दिया है एक व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है, उसे लाभ या हानि बताओ। मान के चलिए क्रय मूल्य कितना था उसका, 100 रुपए था। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करते हैं, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 100 का 40% अधिक कर दिया कितना हो गया, 140 रुपए हो गया मार्क प्राइस। अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 50% की छूट के साथ बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसका 50% छूट देंगे, यानी कि आधा रेट हो गया, तो कितने में बेचेगा, 70 रुपए में बेचेगा। 100 रुपए की चीज थी, 140 रुपए एमआरपी मार्क कर दिया उस पर, और 50% की छूट होगी तो कितने में बेचेगा, 70 रुपए में। तो 100 रुपए की चीज 70 रुपए में बेचे, कितने रुपए की हानि हो गई, 30 रुपए की। 100 रुपए पे होगी तो कितना हो गया, 30%। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, 30% की उसको हानि हुई है। अगला है सवाल नंबर 14। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो पहली बात तो देखो, ए जो हो बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, यानी कि बी कोई काम, अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि वह बी की तुलना में 60 दिन पहले काम पूरा कर लेता है। ए और बी की एफिशिएंसी का अंतर कितना आ गया, 3। समझ गए भाई, ए जो है वो बी से 4 गुना तेज है, तो यानी कि बी से कितनी एफिशिएंसी फालतू, उसकी 3 एफिशिएंसी फालतू है, ठीक है। 3 की जगह कितने दिन में काम पूरा करता है, 3 की वजह से 60, तो एक का कितना आ जाएगा, 20। यानी कि कोई काम करने में टोटल उसको 20 का हिसाब से लगते हैं काम, ठीक है। यानी कि ए को कितना टाइम लगेगा उसका काम करने में, 20 ही दिन लगेंगे, जबकि बी को उस काम को करने में कितना दिन लगेंगे, 80 दिन लगेंगे। कोई भी काम है उसको ए करेगा 20 दिन में, क्योंकि 4 गुना स्पीड से करता है, बी करेगा उसको 80 दिन में, क्योंकि बी की क्षमता 1 है। दोनों मिलकर शुरू काम करें तो टोटल काम कितना, 80, और दोनों की क्षमता कितनी है, 80 बटे में 4 और 1 5, 80 बटे 5 का कितना आ जाएगा, 16। तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 16 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 15। पाइप ए और बी एक टैंक को 4 और 16 घंटे में भरते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, 4 चौक 16, 16 एकम 16, तो 16 बटे 5, 16 बटे 5 घंटा उत्तर आ जाएगा, जो है ऑप्शन सी के अंदर। सवाल नंबर 16 दिया है, 1640 रुपए पर 7.5% की दर से 6 साल का ब्याज बताना है। ये मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, सीधा सीधा ये
निकालना है साधारण ब्याज का मूल, धन गुणा में दर गुणा समय बटे में 100, कितना आ जाएगा 738 रुपए। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे सवाल नंबर 17, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 2:1। तो नरेश की वर्तमान आयु क्या होगी? इस सवाल को चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर टाइम है, नहीं तो फिर एक्स से कर लो। उनकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? एक की हो गई 7x नरेश की, और सुपर्णा की हो गई 3x। अब इसने कहा कि 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद इसकी आयु में भी 3 जुड़ जाएगा और इसकी आयु में भी 3 जुड़ जाएगा। कितना अनुपात हो जाएगा? 2/1। 7x प्लस 3/3x प्लस 3 बराबर 2/1। यहाँ से x का मान निकालना, और x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा। तो वर्तमान आयु नरेश की कितनी है? 7x, तो 7 तिया 21 साल। नरेश की पूछे तो कितनी आ जाएगी? 21 साल। अगर सुपर्णा की पूछता तो 3x थी, तो 3 तिया 9। सुपर्णा की 9 साल और नरेश की 3 साल। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नरेश की वर्तमान आयु कितनी है? 21 साल। अगर आपका उत्तर 21 आ गया और आपको फिर भी डाउट हो तो आप ऑप्शन से ये वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है? ऑप्शन से ये वैल्यू पुट करके देख लो, सही आंसर आएगा वही। सवाल नंबर 18 दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या बताओ। देखो 5 लगातार संख्याओं का औसत 100 है। 5 संख्याओं का औसत यानी कि बीच की संख्या जो भाई विषम संख्याएं हैं, मान लो 3 संख्याओं का एवरेज दे दिया, तो इसका मतलब जो बीच की संख्या वही एवरेज होती है। सम संख्या में क्या होती है? बीच की 2 संख्याओं का एवरेज। विषम नंबर ऑफ दे रखी संख्याएं विषम बार, तो जो बीच की संख्या है वो उनका एवरेज होगी। तो 5 संख्याएं, इनका औसत हो गया 100, तो इसका मतलब बीच की संख्या कितनी है? 100। सारी सारी कितनी है? क्रमागत संख्या है ना, तो इससे पहले वाली 99, इससे पहले वाली 98, इससे आगे वाली 101 और 102। ये 5 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 100 है। सबसे पहला संख्या कितनी हो जाएगी? 98 हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि विषम बार दे रखी है, 5 बार दे रखी है, 5 संख्याएं ले रखी है, तो इसका मतलब जो एवरेज होगा वो बीच वाली संख्या होगी। इसका मतलब 100 जो है वो बीच की संख्या है एकदम, इससे 2 पहले 2 बाद में। तो पहले वाली संख्या पूछे 98, अगर अंतिम संख्या पूछता कितना हो जाता? 102 हो जाता, ठीक है? 98 इसका उत्तर हो जाएगा, और ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 19, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल कर गया और बाकी बची हुई दूरी तांगे से तय करी। भाई देखो 40 की दूरी थी, 16 किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से गया, तो यानी कि 4 घंटे लगा दिए इसने। 4 किलोमीटर की स्पीड से 16 किलोमीटर की दूरी तय करी, कितने घंटे लगा दिए? 4 घंटे। कितने दूरी तय करी है? 16 किलोमीटर। टोटल 40 थी, 16 इसने पैदल चले, तो बस यह कितना तांगे से कितना चलेगा? 40 में 16 गए तो कितने? 24 किलोमीटर की दूरी उसने तांगे से तय करी है, ठीक है? उसके बाद यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर की चाल से तय करता तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगता। कहने का मतलब है कि अगर वो 16 किलोमीटर पैदल की जगह तांगे से चलता और 24 किलोमीटर अगर 4 की स्पीड से ही जाता, तो 24 किलोमीटर अगर 4 की स्पीड से जाता कितने टाइम लगता? 6 घंटे लगते। तो उसको 1 घंटा अधिक समय लगता, उसको 1 घंटा समय अधिक लगता। तो तांगे की चाल बताओ। अब देखो इसमें पहले क्या था? पहले इसको पैदल चल 4 घंटे पैदल चल रहा था, अब ये चला 6 घंटे पैदल। लेकिन पहले चला था 16 किलोमीटर, अब चला है 24 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि 8 किलोमीटर फालतू चला है ये। कितना टाइम लिया इसने? 2 घंटे फालतू लगे हैं 8 किलोमीटर पैदल चलने में, ठीक है? 8 किलोमीटर के चक्कर में इसके 2 घंटे का फर्क तो सीधी सीधी बात पड़ने से, क्योंकि इसकी स्पीड दे रखी कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। लेकिन अब देखो, अगर मान के चलो वो सारा का सारा इससे चलता, 40 किलोमीटर अगर पैदल जाता तो कितना टाइम लगना था उसको? 10 घंटा लगना था। लेकिन लगा कितना उसको? 6 घंटे लगे 24 किलोमीटर में, यानी कि बच गया जो 16 किलोमीटर, उसको कितना टाइम लग गया? 4 घंटे। भाई सारे के सारे अगर उससे निकालता तो पहले तांगे की चाल से निकलेंगे। तांगे की कितनी आ जाएगी? 16/x इधर से आएगी और इधर से आएगी 24/x टाइम। फिर वो टोटल टाइम आपका निकलेगा और यहाँ से तांगे की स्पीड आपकी आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? तांगे की स्पीड कितनी आएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तांगे की चाल हमने मान ली x, दूरी टोटल 40, तो पहले तो तांगा कितना चलेगा? 16/x जमा में 16 माइनस 24/x प्लस में 4, ये सॉरी 6 घंटा, 6 घंटे लगे थे, बाद में 4 घंटे लगे थे, 1 घंटे का फर्क है। यानी कि पहले तो 16 किलोमीटर चलेगा x की स्पीड से, उसमें प्लस 6 घंटे उसके पैदल वाले, 24 की स्पीड से चलेगा शुरू में, फिर 4 घंटे उसको
पैदल वाले लगेंगे। इन दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर, यहाँ से x का मान निकालना है जो 8 आ जाएगा। सवाल नंबर 20 दिया आगे, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे में एक दूरी तय करती है। 240 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटे में कितनी दूरी चली जाएगी? 240 गुणा 5 करेंगे तो 1200 किलोमीटर। उसने कितनी दूरी चली? 1200 किलोमीटर। व्हाट शुड बी स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर्स? इस 1200 किलोमीटर को 2 घंटे में तय करने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? तो दूरी बटे में समय, तो 1200 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए इसकी। सवाल नंबर 21, इसमें अगला पद बताओ, 5वां नंबर का पद क्या आएगा? 3 का 6, 6 का 12। देखो 3 का डबल हो रहा है ये, 3 का कितना हो गया? डबल। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो क्या आ जाएगा? 48। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। अगला सवाल नंबर 22, भूमि का एक त्रिभुजाकार का भाग जिसकी भुजाएं हैं, देखो एक ट्रायंगुलर शेप खेत है कि एक 72 है, एक 30 है और एक 78 सेंटीमीटर की 3 भुजा है। तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या आएगी? ठीक है, 20 पैसे प्रति मीटर की दर से। तो पहले तो इसका परिमाप निकालो। इसका परिमाप कितना निकलेगा? तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 72 जमा 30 प्लस 78 बटे 2 करें कितना आ जाएगा? 90। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। देखो परिमाप तो इन तीनों का जोड़ होता है। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप कितना आएगा? इनका जोड़ को आधा कर दो तो 90 इसका सेमी पेरीमीटर आएगा, एस जो बोलते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडरूट हीरो जो फार्मूला लगाएंगे, एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारे की गुणा करके अंडरूट इसका हीरोज फार्मूला से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल कितना आएगा इसका? 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1080 मीटर स्क्वायर और 20 पैसे प्रति दर की दर से खर्च करना है। तो 1080 मीटर बटे 20 पैसे बटे में 100, 100 क्यों करे हैं? रुपया बनाने के लिए। 1080 गुणा में 20 बटे में 100, काट पीट के जब हमारा उत्तर आएगा 216। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हम हीरोज फार्मूला से निकालते हैं, एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी। ठीक है, सारे का अनरूट करके। एस होता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, इन तीनों को जोड़ दो, वो परिमाप आएगा, उसको 2 से भाग कर दो, वो अर्ध परिमाप आएगा। ठीक है, उसको फिर 20 पैसे से गुणा करके रुपए बनाने हैं, 216 रुपए आएंगे हमारे। प्रश्न नंबर 23 है कि कितने मूलधन का 6% की दर से 10 साल में साधारण ब्याज 120 होता है? इनकी ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय, ये फार्मूला है। 2 गुणा में 100 करें कितना आएगा? 200। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। ये सीधे सीधे सवाल है, ज्यादा टाइम वेस्ट इन पर नहीं करना है, हमें फटाफट करने ही। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 1:2:3, तो सबसे बड़े कोण का मान बताओ। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हमने मान लिया पहला कोण कितना था? x, दूसरा 2x, तीसरा 3x, टोटल कितना हो गया? 6x। 6x का मान कितना दे दिया? 180। तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब इसने कहा कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 3 वाला, 3x। 3 गुणा 30 करें कितना आ जाएगा? 90। सबसे बड़ा कोण कितना है? 90 डिग्री का। सबसे छोटा पूछता तो वो x यानी कि 30 डिग्री हो जाता। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 25 दिया कि एक परीक्षा में गणित विषय में 36 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का माध्य 72.5 था, यानी कि एवरेज है। 36 बच्चों की जो मीन आया था 72.50 था। अंकों का पुनर्निरीक्षण करने पर पाया गया कि एक छात्र को 56 की बजाय 65 नंबर लिख दिए गए थे। भाई उसको 56 नंबर आए थे पेपर में, लेकिन जोड़ते टाइम 56 की जगह 65 जोड़े गए। अब ये बताओ कि टोटल एवरेज सही कितनी आएगी? देखो 56 की जगह 65 लिखे गए, कितने नंबर फालतू लिखे गए? 9 नंबर। 9 नंबर फालतू गए, कितने बच्चों में गए? 36 में। तो 9 चौको 36, कितना नंबर फालतू गया? 1/4। 1/4 कितना होता है? 0.25। यानी कि सभी बच्चों की एवरेज में 0.25 नंबर का फर्क पड़ा है इसमें, 0.25 का। तो 72.50 में से 0.25 घटा दो, कितना बचेगा? 72.25 बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। भाई टोटल 9 नंबर ही तो फालतू लिखे गए, 56 लिख रहे हैं तो उसकी जगह 65 लिखे गए, कितने नंबर फालतू लिखे गए? 9 नंबर। 9 नंबर एक्स्ट्रा गए, कितने बच्चों में गए? 36 बच्चों में। कितना बनेगा? 9/36 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। कहने का मतलब है कि जो एवरेज थी वो 0.25 फालतू लिखी गई। पहले एवरेज कितनी थी? 72.50। 0.25 फालतू थी, वो घटा दी, तो कितना बनेगा? 72.25। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 25 का।
तो ये हमारे 15 सवाल थे, हमने गणित के करे हैं अब। ठीक है, 15 सवाल थे जो हमने अब गणित के देखे हैं। इसी के साथ हमारा गणित का जो टॉपिक है वो यहाँ पर आके पूरा हो गया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे जीके, हरियाणा जीके के सारे अलग अलग क्वेश्चन। सबसे पहले अब हम जनरल साइंस के प्रश्न करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले अब इसमें जनरल साइंस के प्रश्न हम करेंगे 1 बाय 1। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलने वाला है। तो प्रश्न नंबर 26 से अब हम शुरू करते हैं, और प्रश्न नंबर 26 ये जनरल साइंस का पहला प्रश्न होगा। यहां से अब हम जो प्रश्न देखेंगे वो सारे के सारे जनरल साइंस के प्रश्न अब इसमें हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 26 जो जनरल साइंस का पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है कैल्शियम धातु के निष्कर्ष में कैल्शियम क्लोराइड फ्लोराइड मिलाया जाता है क्यों? कैल्शियम क्लोराइड फ्लोराइड इज एडेड टू द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैल्शियम मेटल बिकॉज। क्यों मिलाया जाता है, इसका कारण आपको इसमें बताना है। ऑप्शन है लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, ये द्रव्यमान को कम करता है। दूसरा है कि इट एक्ट्स एज ए वाटर अब्जॉर्बेंट, यह जल शोषक का काम करता है। तीसरा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। चौथा है कि कैल्शियम क्लोराइड को विद्युत अपघटय बनाता है, इलेक्ट्रोलाइट बनाता है कैल्शियम क्लोराइड को। तो कैल्शियम क्लोराइड फ्लोराइड इज एडेड टू एक्सट्रैक्ट कैल्शियम मेटल बिकॉज, क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम करता है, लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। आगे है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 के अंदर दिया गया है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। किस चीज का लेपन किया जाता है भाई? लकड़ी जो है उस पर कीड़े ना लगे, किस चीज का लेपन होता है? जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का? किस चीज का प्रयोग उसके ऊपर हम करते हैं, यह आपको इसके अंदर बताना है। तो लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किस चीज का प्रयोग हम इसमें करते हैं? जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड? इसमें क्या आएगा? वो आएगा जिंक क्लोराइड। किसका प्रयोग करते हैं हम? जिंक क्लोराइड का, ZnCl2। लकड़ी को वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए हम किसका लेपन करते हैं? जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। आगे है प्रश्न नंबर 28। ब्रास क्या है? एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, एक मिक्सचर है। तो कंपाउंड क्या होता है भाई? एक यौगिक होता है जिसके अंदर दो अलग अलग केमिकल मिलके एक बन गए। एलिमेंट खुद इंडिविजुअल फॉर्म में। मिक्सचर क्या होता है? दो अलग अलग मेटल मिलेंगे, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग गुण धर्म होंगे उनके। कंपाउंड क्या होता है? जो सेम क्वालिटी के मेटल मिल जाए। तो पित्तल क्या होता है? पित्तल बनता है किससे? जिंक प्लस कॉपर से। पित्तल बनता है जिंक प्लस कॉपर से। तो जिंक और कॉपर दो अलग अलग मेटल से बनता है, तो क्या बन गया? ये कि मिक्सचर हो गया। पित्तल क्या है? एक मिश्र धातु है, मिक्सचर है। प्रश्न नंबर 29। ये प्रश्न कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है, ये जो और है, ये कई बार पेपर के अंदर पूछी जाती है, बहुत बार ये पेपर में आया है। जो हेमेटाइट है वो किसकी ओर है? टीन की है, आयरन की है, एल्यूमिनियम की है या फिर कॉपर की है? हेमेटाइट, इसका दूसरा नाम मैं बता दूं तो आप समझ जाओगे। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। हेमेटाइट किसकी ओर है? ये आयरन की। हेमेटाइट एक आयरन की ओर है, Fe2O3 ये इसका फार्मूला होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हेमेटाइट के बारे में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हेमेटाइट इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 30। ताबगढ़ बहुलकों के लिए सही कथन का चयन करें। इंग्लिश में पढ़ते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बारे में आपको सही कथन बताना है। कौन सा कथन इसमें सही होता है? थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? वो पॉलीमर्स जिनको हम दोबारा गर्म करके वापस से बना लिए जाते हैं, वापस से। ठीक है, जिसको गर्म कर लिया एक बार और उसको दोबारा से वापस दूसरी शेप में हम बदल सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग दो चीज होती है।
तो पहला है कि गर्म करने पर न पिघलते हैं और ना ही नरम होते हैं। दूसरा है कि क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। तीसरा है कि गर्म करने पर तिर्यक बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है, तो इसे ठंडा करने पर यह अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होता है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि ये सभी। अब आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी इसमें स्टेटमेंट गलत दी गई है। पहली बात तो इसको देखो किसके बारे में पूछा है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बारे में पूछा है ये। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बारे में इसके अंदर ये सारी बातें पूछी गई है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या आते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। बिल्कुल सही, देखो स्टेटमेंट बी तो बिल्कुल सही है। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं, आपस में जो पॉलीमर्स है ये आपस में क्रॉस लिंक करके जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे इनको हार्ड करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, दोबारा से गर्म करके इनको बनाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ए का, ये ना तो पिघलते हैं और ना ही सॉफ्ट होते हैं गर्म करने पर। ना ही पिघलते हैं, ना ही सॉफ्ट होते हैं गर्म करने पर। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी इसका उत्तर आ जाएगा। सारे के सारे जो तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दे रखे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं, जब ये क्रॉस बॉन्ड होती है हीटिंग में और ठंडा करने पर ये हार्ड हो जाते हैं, और ये ना तो मेल्ट होते हैं और ना ही सॉफ्ट होते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 वाला, ध्यान से करना आपको बार बार पढ़ के। आगे है प्रश्न नंबर 31, साउंड वेव्स के बारे में बताना है। साउंड वेव्स क्या वैक्यूम में चल सकती है, या फिर कैन मूव ओनली इन सॉलिड मीडियम, कैन मूव ओनली इन गैसेस मीडियम, या फिर कैन मूव इन सॉलिड एंड गैस मीडियम। साउंड वेव्स के बारे में बताना है। पहले बात तो ध्यान रखना, साउंड वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी वेव है ये, मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता जरूर होती है। ठीक है, साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता जरूर होती है, ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर मीडियम चाहिए तो साउंड वेव वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करेंगी। स्टेटमेंट पहले तो क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, दूसरी बात, साउंड वेव जो है सबसे जो बेस्ट ट्रेवल करेगी वो ठोस में करेगी। अब बात बचती है कि इसमें ये जो गैसियस है इसके अंदर ट्रेवल करेगी या नहीं करेगी, ये इसकी अलग सी चीज है, ये आपको बतानी है। देखो गैस में पार्टिकल अलग अलग होते हैं, लेकिन मीडियम तो होता है गैसियस मीडियम। वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं होता। साउंड वेव अगर बेस्ट एकदम परफेक्ट ट्रेवल करेगी वो तो करेगी सॉलिड मीडियम में, लेकिन इसने ऑप्शन में डी दे दिया कि ठोस और गैस दोनों में ट्रेवल कर सकती है, तो बिल्कुल सही है ये। साउंड वेव जो है वो ठोस में और गैस मीडियम दोनों में ट्रेवल कर सकती है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, साउंड वेव के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। आगे है प्रश्न नंबर 32, जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश गिरता है तो क्या होता है। When white light is incident on a green leaf, then the green color is mainly absorbed by the leaf, the green color is mainly reflected by the leaf, all other colors except green are reflected by the leaf। देखो इसमें अब्जॉर्ब हो रहा है ग्रीन कलर, इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्रीन कलर। इसमें कहा कि सारे कलर हरे रंग को छोड़कर बाकी सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और या फिर ये कह रहा है कि सारे कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें क्या होगा भाई, किसी चीज पर प्रकाश पड़ रहा है, अगर वो रंग दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि द ग्रीन कलर इज मेनली रिफ्लेक्टेड, कहाँ है ये वाला, द ग्रीन कलर इज मेनली रिफ्लेक्टेड बाय द लीफ, पत्ते के द्वारा जो हरा जो रंग है वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज का जो रंग दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, वापिस उस कलर को वो ऑब्जेक्ट भेज रहा है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 33, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं ये आपको इसके अंदर बताना है। पहला है कि विच कैन बी रिफिल्ड, जिनको दोबारा से रिफिल कर सकते हैं वो होते हैं। दूसरा है कि विच कैन नॉट बी रिचार्ज, जिनको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते।
तीसरा है कि जिनका वीवीबी 10 वोल्ट से ज़्यादा होता है। चौथा है कि जो केवल एक बार ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। देखो सेकेंडरी सेल हो गए तो इसका मतलब हम इसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। प्राइमरी होते जो पहली बार, सेकेंड मतलब दोबारा, तो मतलब इसका रिचार्ज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा, विच कैन नॉट बी रिचार्ज, ये गलत है। एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार हम प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, वो सेल होते हैं जो दोबारा से हम रिफिल कर सकते हैं, जिनको दोबारा से हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, वो सेल जिनको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं वो होते हैं सेकेंडरी सेल। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज के टाइम के हिसाब से ये भी, क्योंकि अभी अभी स्पेस स्टेशन जाके आए थे इंडिया से ही एक शुभांशु शुक्ला, तो इसलिए जरूर आएगा कि फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन स्पेस। भारत का पहला सैटेलाइट जो स्पेस में गया था, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, चंद्रयान प्रथम, भास्कर प्रथम या फिर आर्यभट्ट? तो पहला जो सैटेलाइट था जो भारत का वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत ने लॉन्च करा था, कब करा था? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने पहला जो भारत का उपग्रह जो लॉन्च करा था वो था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 की बात है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं भाई? जो कोई वस्तु है उसके अंदर पहले से ही जो एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? तो वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल होता है क्षमता। तो किसी वस्तु में जो जहां भी रखी है उसके अंदर जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, उसकी क्षमता जो बोलते हैं वो। ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। प्रश्न नंबर 36 है कि रोग प्रतिकारक कौन से हैं इनमें से? रोग प्रतिकारक क्या होते हैं? डिजीज रेजिडेंट क्या होते हैं? वाई ग्लोबुलिन्स, एल्बुमाइंस, विटामिन्स और सुगर्स। डिजीज रेजिडेंट रेजिस्टेंट मतलब जो बीमारी से हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता जो करते हैं वो कौन से हैं इनमें से? ये आपको बताना है इनमें से कौन से हैं जो होते हैं रोग प्रतिरोधक, डिजीज रेजिस्टेंट। तो डिजीज रेजिस्टेंट की बात करें तो ये वाई नहीं, ये गामा है, ये गामा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं गामा ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, गामा ग्लोबुलिन्स। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। आगे है प्रश्न नंबर 37, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? किस अंग, डेफिशिएंसी ऑफ विच पार्ट, अच्छा किस अंग में कमी के कारण जो है डायबिटीज हमारे शरीर में होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी कॉजेज आउटब्रेक ऑफ डायबिटीज? शुगर जो बोलते हैं, मधुमेह, शुगर की बीमारी जो बोलते हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज या फिर हार्ट? तो इसमें तो मेन तो जो होता है वो होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। अब इंसुलिन ऑप्शन में नहीं है, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से है? पैनक्रियाज से निकलता है। कहाँ से निकलता है इंसुलिन हार्मोन? पैनक्रियाज से ये निकलता है। तो पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन, तो पैनक्रियाज की कमी की वजह से हमारे शरीर में क्या है? मधुमेह जो शुगर जो बोलते हैं, डायबिटीज जो बोलते हैं, वो बीमारी हमारे हो जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, पैनक्रियाज, अग्नाशय हिंदी में इसको कहते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 38, एक आवर्त बीजी का पुष्प खालिस्तान से रूपांतरित होता है। द फ्लावर ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मॉडिफाइड फ्रॉम, जो पौधा जो फूल होता है जो एक एंजियोस्पर्म का, वो किससे मॉडिफाई होता है, किससे रूपांतरित होता है? ऑप्शन क्या है? जड़ से, पत्ते से, तना से या फिर सभी से? एंजियोस्पर्म का जो पौधा जो पुष्प होता है आवर्त बीजी का, वो किससे बनता है, किससे मॉडिफाई होके वो बनता है? तो जड़ से भी हो जाता है, चाहे पत्ते से भी या फिर तना से भी। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 38 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 39, द लेटरल रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स अराइजेस फ्रॉम, उच्च पादपों की पार्श्व मूल इससे उत्पन्न होती है।
उच्च पादप जो होते हैं उनको पार्श्वमूल किससे उत्पन्न होती आएगा? बलकूट से। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि निम्नलिखित कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर सेवर ऑफ टोमेटो? तो क्या उत्तर आएगा इसका प्रश्न नंबर 40 का? ये आएगा बेटर सेल्फ लाइफ। बेटर सेल्फ लाइफ, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारे 15% थे जनरल साइंस के। जनरल साइंस यहां पर पूरी हुई। अब आगे आएगी हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर और आगे जीके, हरियाणा जीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पर आपको दिया जाएगा। अब आगे हम करते हैं हिंदी प्रश्न नंबर 41 और यहां से अब हमारी हिंदी शुरू हो जाएगी। अब हम हिंदी के सारे प्रश्न फटाफट से करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? 4 वाक्य दे रखे, इसमें से 3 वाक्य शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। तो ये बताना कि गलत वाक्य कौन सा दिया है। कोई काम में जल्दबाजी मत करो, उसके घर में केवल एक पलंग है, बिल्कुल सही है। दरिद्रता जैसा दूसरा शत्रु नहीं, बिल्कुल सही है। आजकल कंप्यूटर को महत्व दिया जा रहा है, ये भी सही है। पहला वाक्य देखो, कोई काम में जल्दबाजी मत करो, ये आएगा किसी भी काम में, किसी काम में जल्दबाजी मत करो। कोई की जगह क्या आएगा? किसी काम में, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 42 में आपको पर्यायवाची बताने हैं। भाई कौन से 2 शब्द हैं जो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? तो देखो, तिमिर तुरंग, तुरंग तो घोड़ा हो गया, तिमिर अंधेरा हो गया, आत्मज तनुज, पाला मुरुच, मरीचि कुसुम और विटप। तो जो ये देखो, आत्मज और तनुज, आत्मज और तनुज ये किसके पर्यायवाची हैं? पुत्र के हैं। ऑप्शन सी आ जाएगा। दोनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? पुत्र शब्द के। 43 नंबर है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द है जो गलत लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से? तो सबसे पहले तो उज्ज्वल ही गलत होता है, लेकिन इसने बिल्कुल सही लिख रखा है। उज्ज्वल में आधा जय आएगा और दोनों ही आधे आएंगे। ईर्ष्यालु भी सही है, अनुग्रहित भी सही है। खेती हर गलत लिखा गया है। खेती हर नहीं होता, खेती हर में छोटी ती की मात्रा आएगी, ती आगे आएगा, खेती छोटा ती आएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, जिसके पास कुछ न हो उसको क्या बोलते हैं? जिसके पास कुछ न हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन। अकिंचन उसको कहा जाता है। कृपण क्या होता है? कंजूस। कृपण क्या होता है? कंजूस। प्रश्न नंबर 45 है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण जो होता है जो क्रिया की विशेषता बताएं। तो काला घोड़ा दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो क्रिया विशेषण क्या आ जाएगा? तेज। क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसी दौड़ना, कैसा? तेज दौड़ना। तो क्रिया विशेषण क्या आ जाएगा? तेज। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 46 है, नीर नीड का सुसंगत अर्थ। देखो, नीर तो होता है पानी, जल जिसको बोलते हैं, और नीड होता है घोंसला, यानी कि ऑप्शन बी जल और घोंसला। आगे है प्रश्न नंबर 47, कौन सा शब्द झूठ शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है, यह बताना है। झूठ का समानार्थक शब्द यानी कि झूठ का मिथ्या भी बोलते हैं, मृषा भी बोलते हैं, अनृत भी बोलते हैं। मरीचि जो है ये झूठ का समानार्थी शब्द नहीं है। मरीचि क्या होता है? मरीचि शब्द किरण का समानार्थी है। किसका? किरण का। मरीचि शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? किरण के लिए। प्रश्न नंबर 48 है, बहिष्कार, इसका सही संधि विच्छेद कर लो। बहिष्कार का तो आएगा बही प्लस में कार, बही के पीछे हलंत विसर्ग प्लस में कार, बही विसर्ग जमा में कार, बहिष्कार। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49 है, व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था, इसका उल्टा शब्द क्या होगा? अव्यवस्था। तो कौन सा उपसर्ग लगेगा? ए लगेगा। समझ गए? व्यवस्था को इसका उल्टा बनाना है, तो व्यवस्था का विपरीत शब्द क्या होता है? अव्यवस्था। तो क्या जोड़ेगा इसके आगे? ए जोड़ना है खाली। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे। स्पृश्य शब्द है, पहले तो इसका विलोम पता होना चाहिए क्या होगा, फिर वो क्या, स्पृश्य का विलोम क्या होता है? अस्पृश्य। तो क्या उपसर्ग जुड़ेगा इसके आगे? ए उपसर्ग जुड़ेगा। कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा? ए। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ये 10% हिंदी के करे हैं, अब 10% करेंगे इंग्लिश के।
क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। प्रश्न नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, और इसमें यह बताना है कि किस पार्ट, डिसाइड विच पार्ट ऑफ स्पीच आर द वर्ड दैट आर अंडरलाइंड। अंडरलाइंड इसके अंदर हालांकि क्या नहीं है, और ये वर्ड पूछा कमेटी के बारे में। कमेटी जो वर्ड है वो क्या है, एक नाउन है, एक एडवर्ब है, एक प्रोनाउन है, या फिर एक एडजेक्टिव है। द स्टीयरिंग कमेटी मीट्स एवरी थर्सडे आफ्टरनून। तो कमेटी क्या है, एक नाउन है। कमेटी क्या है, एक नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है ये। मीट्स क्या है, एक वर्ब है। आगे है क्वेश्चन नंबर 52, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है नरेशन का। राजीव सेड टू मी ही प्लेज विद राइट हैंड। इसका क्या आएगा, राजीव सेड टू मी का क्या आएगा, राजू टोल्ड मी दैट ही प्लेज। प्लेज का क्या आएगा, प्लेड। प्लेज का क्या आएगा, प्लेड। सॉरी, ही प्लेज विद द राइट हैंड। देखो कुछ ऐसी चीजें होती है जो भूतकाल या वर्तमान कहीं भी हो सेम रहेगी। भाई राजीव ने कहा कि वो दाहिने हाथ से खेलता है, तो इसका मतलब वो थोड़ी ना भाई खेलता था, उस टाइम खेलता था, अभी भी खेल लेगा। प्लेज का प्लेज ही रहेगा, ही प्लेज विद राइट हैंड, ये सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कहाँ है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। ये देखो, राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद द राइट हैंड। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 52 का। 53 में है फिल इन द ब्लैंक। द मैकोंग इज ऑल्सो होम ब्लैंक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटफिश। तो यहां पर क्या आएगा, टू। द मैकोंग इज ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटफिश। मैकोंग एक रिवर का नाम है। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 में। 54 आपको एरर बताना है। सी इज टेकिंग, यहां पर ये सही है या इनमें से कोई और आएगा, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन का। सी इज टेकिंग ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन वेयर एवर सी गोज। वो जहां भी जाती है हर प्रकार की मेडिसिन लेती है। तो क्या आएगा, टेकिंग की जगह क्या आएगा, टेक्स। सी टेक्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा यहां पर। क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यहां पर आएगा। 55 दिया है, मीराज कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर कैसा जेंडर है, मेल है, फीमेल है, तो एक जेंडर है कैसा, न्यूट्रल जेंडर। कंप्यूटर ना तो मेल है ना फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर है ये। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे 56, फिल इन द ब्लैंक। माई मिस्टर गुप्ताज सर्वेंट स्टील द मनी यस्टरडे। तो स्टील आएगा या क्या आएगा, स्टील की कौन सी फॉर्म आएगी, तो यस्टरडे पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो स्टील की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, स्टोल, क्योंकि यहां पे यस्टरडे दे दिया, पास्ट की बात हो गई। 57 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। सुमन सेड दैट ही वुड हैव कॉल्ड अ डॉक्टर। इसको डायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है, तो ये आएगा, सुमन सेड आई विल हैव कॉल्ड अ डॉक्टर। ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पेशी वॉइस का है, पेशी वॉइस बनानी है। दे नीड 104 मोर रन्स टू विन द मैच। उसको जीतने के लिए 104 रन चाहिए। इसकी पेशी वॉइस आपको बनानी है। इसमें आएगा 104 मोर रन्स आर नीडेड फॉर देम टू विन द मैच। 104 मोर रन्स आर नीडेड फॉर देम टू विन द मैच। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 59, और इसमें एरर आपको बताना है। ठीक है, वी वर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स ए पेशेंट लिसनिंग। इसमें आपको बताना है कि क्या एरर है, किस पार्ट के अंदर एरर है, इसमें क्या एरर है। तो ए पेशेंट, ए पेशेंस लिसनिंग, इसके अंदर एरर है, इसके अंदर एरर है। अब क्या एरर आएगा, लिसनिंग नहीं आएगा। ठीक है, पेशेंस एक नाउन है, तो एक पेशेंट, अच्छा सॉरी, लिसनिंग तो सही है, पेशेंट आएगा, पेशेंस नहीं आएगा, पेशेंट आएगा नाउन के लिए। पेशेंस तो धैर्य होता है, पेशेंट लिसनिंग, शांतिपूर्वक सुना उन्होंने। ऑप्शन सी के अंदर एरर है। लास्ट में 60 है, इसके अंदर फंड जो है, इसमें क्या आएगा, ये पूछा है ये। द स्पेक्ट्रम विल बी फंड बाय द गवर्नमेंट। तो फंड, सीधी बात क्या आएगा, फंडेड। फंड की जगह क्या आएगा, फंडेड आएगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 60 का। तो ये हमारी इंग्लिश यहाँ पे पूरी हो गई।
क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब का, नॉलेज हब 7900 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब हम कुछ जीके के प्रश्न देखेंगे। कितने प्रश्न? 15%। उसके बाद 25 प्रश्न आएंगे हरियाणा जीके के। प्रश्न नंबर 61 जो जीके का पहला प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष या फॉसिल कहाँ पाया गया है? जुरैसिक पीरियड कौन सा होता है? जो डायनासोर से संबंधित है। जिस समय डायनासोर जो धरती पर हुआ करते थे उस काल को बोलते हैं जुरैसिक पीरियड, जुरैसिक काल। तो उस समय में से कहां पर एक पेड़ का एक टुकड़ा मिला, फॉसिल मतलब एक पुराना वो मिला है, ठीक है, पेड़ के किसी भी एक पेड़ का मिला है, फॉसिल मिला है, तो वो कहाँ मिला है? पिथौरगढ़, रामगढ़, छत्तीसगढ़ या फिर बहादुरगढ़? तो ये जो मिला है ये मिला है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ मिला है ये? छत्तीसगढ़ के अंदर मिला है। कब की बात है ये बात है 2012 की। किसको मिला था? ये मिला था SFRTI, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़। इसको मिला था 2012 के अंदर छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जुरैसिक काल किसे माना गया है? जो डायनासोर के समय का जो काल है उसको बोला गया है। प्रश्न नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में सम्मिलित होती थी? कौन सी जनजातीय सभा जो इनमें से है जो सरदार का जो मुखिया का जो चुनाव होता था उसमें भाग लेती थी, उसमें सम्मिलित होती थी? ऑप्शन है समिति, गण, सभा या विद। देखो गण क्या होता था? गण होता था जो आम लोग जहां इकट्ठे होते थे। गण क्या होना था? ये आम लोग जो इकट्ठे होते वो, ठीक है। सभा, सभा मुख्यतः जो सलाहकार जो होते थे ना उनकी एक मीटिंग होती थी, जो सीनियर थे और जो वरिष्ठ जो थे और जो सलाहकार थे उनकी एक मीटिंग होती थी जो किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना हो। लेकिन इसे पूछा कि सरदार के मुखिया के चुनाव में शामिल कौन होता था? वो होता था समिति, समिति। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 62 का, ठीक है, समिति। आ गया प्रश्न नंबर 63, और प्रश्न नंबर 63 में दिया है बलबन के बारे में। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबल ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा करके वहां पर शासन किया था? यानी कि बलबन का शासनकाल कितना था? 1206 से 23, 1290 से 1322, 1266 से 1287, 1321 से लेकर 1334। तो बलबन का जो शासनकाल था वो था 1266 से लेकर 1287 का, 1266 से लेकर 1287 का। अच्छा, बलबन को दिल्ली कब लाया गया था? तो बलबन को दिल्ली लाया गया था 1232 में। इसको खरीदा गया था बलबन को, ये ध्यान रखना, बलबन को खरीदा गया था। किसने खरीदा था बलबन को? इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश लेकर आया था बलबन को 1232 में। बलबन जब शासन पर बैठा तो 60 साल की तकरीबन इसकी उम्र थी। 1266 से लेकर 1287 में इसने काम किया है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा बलबन का कार्यकाल। प्रश्न नंबर 64 दिया है नौरोज जो फारसी त्योहार था इसकी शुरुआत किसने करी थी? नौरोज फारसी त्योहार की शुरुआत किसने करी थी? देखो नौरोज किसका त्योहार है? पश्चिम लोगों का है, फारसी लोगों का। फारसी लोगों का कौन सा त्योहार है? नववर्ष। पारसी धर्म के जो लोग होते हैं उनका नववर्ष मनाते किस रूप से? नौरोज के रूप से। तो कौन सा शासक था जिसने नौरोज की शुरुआत करी थी? तो वो था बलबन ही, बलबन। बलबन ने सबसे पहले भारत में नौरोज मनाना शुरू किया था, जो पश्चिम जो फेस्टिवल है उसको। इसके अलावा बलबन ने दो चीज और चलाई थी, एक तो था सिजदा और एक थे पैबोस। सिजदा और पैबोस ये दो नीतियां और चलाई थी बलबन ने, ठीक है। और ये भी कौन से रीति रिवाज थे? ये भी पारसी रीति रिवाज थे। पारसी त्योहार नौरोज शुरू किया था और पारसी रीति रिवाज सिजदा और पैबोस ये दो नीतियां चलाई थी बलबन ने ही। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नौरोज त्योहार किसने शुरू किया था? बलबन ने करा था। प्रश्न नंबर 65 है कि वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था? देखो इसमें साल दे रखा पहले ही 1498 में आया था भारत। कहां पर आया था ये? कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर। एक बार प्रश्न पूछा था कि वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर स्वागत किसने किया था? तो वहां का शासक था जमेरिन। जमेरिन नामक एक राजा था, उसने स्वागत करा था वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर। कब आया था ये? 1498 में। और भी डेट पूछे तो क्या है? 20 मई 1498, 20 मई 1498 कालीकट, केरल स्टेट की बात करें तो,
ठीक है। वर्तमान समय में इसको कोझिकोड बोलते हैं, कालीकट को ही ध्यान रखना, कोझिकोड, कोझिकोड भी नाम आ सकता है और कालीकट भी, कोझिकोड और कालीकट केरल के अंदर है। 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा, वहां का जो राजा था जोमेरिन, उसने इसका स्वागत करा था वास्को डी गामा का। ये सारी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी इसका उत्तर आपको लगाना है कालीकट, कलकत्ता नहीं लगाना, कालीकट लगाना, ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 66, साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया गया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे मिला था? नाना साहेब, बख्त साहेब, बिरजियार कादिया, तात्या टोपे। तो साहेब ए आलम बहादुर का ये मिला था बख्त खान को। किसको मिला था? बख्त खान को। कब दिया गया था ये? 1857 के दौरान। बख्त खान को किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल के समक्ष एक भूमिका होती है, गवर्नर जनरल के बराबर का कद होता है ये साहब ए आलम। बख्त खान को मिला था, बहादुर शाह जफर ने दिया था 1857 के दौरान। प्रश्न नंबर 67 है, कितने साल के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? देखो, संविधान को बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो यानी कि लगभग कितने साल लगे थे? 3 साल। भारत के संविधान पर साइन होने में कितना समय लगा था? 3 साल का लगभग पूरा समय लगा था। पहली मीटिंग कब हुई थी हमारे संविधान की? 12 दिसंबर 1946 में। 12 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली सभा हुई थी, मीटिंग हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो चेयरमैन बनाए गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया था परमानेंट। सबसे अंतिम मीटिंग कब हुई थी? वो हुई थी 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान साइन किया गया था, पूर्ण रूप से बनाया गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर को हम लॉ डे बनाते हैं, कानून दिवस, LAW लॉ डे, कानून दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बना था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 67 का। आगे है प्रश्न नंबर 68। इसमें पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पहले विदेश मंत्री जो भारत के बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर यही थे। 1947 से लेकर 1964 तक ये भारत के विदेश मंत्री रहे थे। प्रश्न नंबर 69 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के जो उत्तर में जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर में अलग है? देखो, नॉर्थ इंडिया में है ना, उत्तर भारत में 7 राज्य हैं, उनको आपस में 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है? तो देखो, उत्तर भारत की जो 7 सिस्टर हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद दूसरा कौन सा है? आसाम, तीसरा कौन सा है? मेघालय, चौथा कौन सा है? नागालैंड, पांचवा कौन सा है? मणिपुर, छठा कौन सा है? त्रिपुरा, और सातवां कौन सा है? मिजोरम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम इनमें शामिल नहीं है। उत्तर भारत जो है, जो पूर्वी भारत जो है ना, इधर एकदम बांग्लादेश के बाद ये जो हिस्सा बना हुआ अलग से, तो इसमें 7 राज्य है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सिक्किम, ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न नंबर 70। भारत के किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र से नहीं जुड़ी है? राज्य दे रखे हैं, इनमें से किसकी सीमा महाराष्ट्र से नहीं जुड़ी हुई है? तो पहले ये देखो, महाराष्ट्र की सीमा किस किस से जुड़ी हुई है? तेलंगाना से जुड़ी है, कर्नाटक से जुड़ी है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, गुजरात से जुड़ी हुई है। ठीक है, 6 राज्य हैं, 1 2 3 4 5। देखो, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और एक गोवा। 6 राज्यों से जुड़ी हुई हो, और एक केंद्र शासित प्रदेश से, किससे? दादरा नगर हवेली से। दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश से महाराष्ट्र की सीमा जुड़ी हुई है। तो इनमें से किस राज्य से नहीं जुड़ी हुई? ओडिशा से महाराष्ट्र की सीमा नहीं जुड़ी हुई। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनसे महाराष्ट्र की सीमा नहीं जुड़ी हुई। 6 राज्य याद रखो,
तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़। अगला है प्रश्न नंबर 71। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत किस नाम से जानी जाती है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट किसे क्या कहते हैं उसको? टोटल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट, तो इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है एवरेज टोटल कॉस्ट, ये भी इसको कहा जाता है। एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं और एवरेज टोटल कॉस्ट भी इसको कहा जाता है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट आती है उसकी टोटल कॉस्ट, एक यूनिट की, उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। उसके हिसाब से हम आगे हमारा मार्क प्राइस, जो हमारा जो किसी भी वस्तु को जो बेचते हैं उसका सेलिंग प्राइस वगैरह फिक्स करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 72 है कि मनुस्मृति में जिस विषय की चर्चा की गई वो किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो हमारा सबसे पुराना जो लिखित ग्रंथ है, मनुस्मृति जिसको माना जाता है, तो इसमें जो मेन जो लिखा गया वो है राजनीति से, पॉलिटिक्स से, राजनीति से। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 72 का। आ गया प्रश्न नंबर 73। पपेटी किन का त्योहार है? पपेटी त्योहार किस समुदाय का है? पारसी का, सिख का, जैन का या बुद्ध का? तो पपेटी त्योहार ये पारसियों का। एक नौरोज त्योहार था जो बल्ब ने शुरू करा था, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, और एक है पपेटी, पपेटी भी बोलते हैं ये नए साल से एक दिन पहले बनाया जाता है। ठीक है, नौरोज से एक दिन पहले त्योहार आता पपेटी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, पारसी धर्म का त्योहार है पपेटी। प्रश्न नंबर 74 है, सांग कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का? अपने हरियाणा का ही है, ये तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 75 है, जीके का आखिरी प्रश्न है। जीके का आखिरी प्रश्न है कि किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या स्वामी राधाकृष्णन? तो ये कहा था पंडित महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी, सत्य परम तत्व हो और वह ईश्वर है। तो ये 15 प्रश्न हमारे जीके के पूरे हो गए। अब यहां से हरियाणा जीके शुरू होती है और अब हम 25 प्रश्न करेंगे हरियाणा जीके के। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब फटाफट से ये 25 प्रश्न है जो हरियाणा जीके के हम इसमें देख देते हैं। प्रश्न नंबर 76 से हरियाणा का पहला प्रश्न है हरियाणा जीके का, और इसमें दिया है कि हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किस ग्रंथ में हुआ था? हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किस ग्रंथ में हुआ था? तो वो जो हुआ था सबसे पहली बार उल्लेख ये मिला था हमें चाहमान अभिलेख में। चाहमान अभिलेख, चाहमान शिलालेख जो है वहां पर हमें मिला था सबसे पहले। ठीक है, और इसके अलावा स्कंद पुराण में भी मिला था, और भी कई जगह ये हमें मिला हुआ है। तो ये पहली बार कहाँ मिला था हमें? तो ये मिला था चाहमान अभिलेख में। इसका उत्तर महापुराण दिया हुआ, मेरे हिसाब से ये गलत है, या तो स्कंद पुराण होगा या फिर चाहमान अभिलेख होगा इसका। इसको एक बार चेक जरूर कर लेना खुद के बिहाफ पर भी। प्रश्न नंबर 77 दिया है कि किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? देखो ये है प्रश्न, हरियाणा का हरियाला नाम किस पुराण के अंदर था? तो ये किस में था? स्कंद पुराण के अंदर। हरियाणा का नाम हरियाला किस पुराण के अंदर था? स्कंद पुराण के अंदर था। ठीक है, स्कंद पुराण के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 78। शाहजहां के किस पुत्र का हरियाणा राज्य से विशेष लगाव था? देखो शाहजहां के 4 पुत्र थे, क्या क्या नाम था उनका? एक था दारा सिको, एक था सुजा, एक मुराद बख्श और एक औरंगजेब। ठीक है, तो शाहजहां का जो बेटा जिसका हरियाणा से विशेष लगाव था वो था दारा सिको। दारा सिको का विशेष लगाव था। ठीक है, दारा सिको का विशेष लगाव था हरियाणा से। अच्छा, दारा सिको का एक संबंध है सिख गुरु से भी, गुरु हर राय। गुरु हर राय, इसका विशेष संबंध है दारा सिको से, ये भी ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रख लेना आप। दारा सिको इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 79 है कि दुजाना प्रजामंडल का केंद्र कोसली के निकट नाहड़ में था। इसका प्रमुख कौन था? यानी कि दुजाना जो प्रजामंडल है इसका प्रमुख कौन था? राव देवकर्ण सिंह, सरदार सिंह, हरीश देव सिंह या बेंत सिंह? तो वे थे राव देवकर्ण सिंह। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 79 का।
प्रश्न नंबर 80 है कि बलुई दोमट मिट्टी में क्या पाया जाता है? बलुई दोमट मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है? गाद, कले यानी कि मिट्टी, सैंड या फिर ऑल ऑफ अबोव? तो बलुई दो मिट्टी के अंदर रेत अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 81 दिया है कि हरियाणा राज्य द्वारा किस झील पर चिड़ियाघर बनाया गया है? किस झील पर चिड़ियाघर बनाया गया है ये बताना है आपको। किस झील पर चिड़ियाघर बनाया गया है? तो वो जो झील है वो है तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ है? ये रोहतक के अंदर। रोहतक में जो तिलियार झील है वहां पर चिड़ियाघर बनाया गया। प्रश्न नंबर 82 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, देखो एक तो सुल्तानपुर है और एक कालेसर है। मेन तो दो ही नेशनल पार्क है हरियाणा के, तो इसमें से बड़ा कौन सा है? वो है कालेसर नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? यमुनानगर के अंदर। कालेसर नेशनल पार्क जहां से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करते कालेसर के पास से, हाथिनीकुंड बैराज। क्षेत्रफल कितना है इसका? लगभग 46.82 स्क्वायर किलोमीटर। लगभग 46.82 स्क्वायर किलोमीटर है ये कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हरियाणा का वो कालेसर है। 142 हेक्टेयर में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 83 है, किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? देखो ऑप्शन के हिसाब से करना है इसमें। मसाले, मसाले नहीं होते, बंद पत्ता गोभी, मेवा, ये होता है मशरूम। मशरूम के उत्पादन में ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है कि हरियाणा के किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ हरियाणा, और वो कहा जाता है किसको? हिसार को। जिंदल स्टील्स हिसार के अंदर है, इसलिए हिसार को स्टील सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। सबसे अधिक स्टील हरियाणा में हिसार में बनता है। आ गया प्रश्न नंबर 85, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और ये कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम में। कहाँ पर? ये गुरुग्राम के अंदर। आ गया प्रश्न नंबर 86, 86 नंबर, हरियाणा में रैपिड मेट्रो कब से चली है? रैपिड मेट्रो कहाँ पर चलती है? और ये गुड़गांव के अंदर। रैपिड मेट्रो कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है, डीएलएफ फेज के आसपास। तो कब से चली है? ये 2013 से। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। आ गया प्रश्न नंबर 87, हरियाणा राज्य कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन है? हरियाणा राज्य कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखो संवैधानिक प्रमुख पूछा है, वैसे तो प्रमुख होता है चीफ मिनिस्टर, लेकिन संविधान के हिसाब से कौन प्रमुख होता है? वो होता है गवर्नर। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? गवर्नर। ऑप्शन ए उत्तर आएगा इसका। प्रश्न नंबर 88, जिला सतर्कता समिति में कितने सदस्य होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जो विजिलेंस कमेटी होती है इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो इसमें 5 मेंबर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी में 5 मेंबर होते हैं। प्रश्न नंबर 89 दिया है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना प्रारंभिक आधार पर कहां से शुरू की गई थी? वोमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, ये भिवानी, हिसार और झज्जर तीनों जगह से शुरू किया गया था ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। प्रश्न नंबर 90 दिया है, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहां पर है? पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी रक्षा विश्वविद्यालय ये है गुड़गांव के अंदर। और क्या नाम है गांव का? बिनोला गांव के अंदर। गुड़गांव के बिनोला गांव के अंदर है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आ गया प्रश्न नंबर 91, बैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो 13 अप्रैल उस दिन बैसाखी का ही त्योहार था। तो बैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंदर, 13 अप्रैल। प्रश्न नंबर 92 है कि कौन सा आभूषण बच्चों का है? कंठला, पतरी, झालरा या कॉलर? तो यह कॉलर। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 93 दिया है कि किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल, देखो हरियाणा के ताजमहल यानी कि ताजमहल की फूहड़ कॉपी भी कहा जाता है इसको, ताजमहल की डुप्लीकेट कॉपी भी कहा जाता है। किसको? शेख चिले का मकबरा। किसने बनवाया था ये दारा सिको ने ही बनवाया था। ये दारा सिको ने ही इसको बनवाया था। प्रश्न नंबर 94 है, कौन सा कथन सही है? 3 कथन दे रखे, कौन सा सही है ये बताना है। सोना किला गुड़गांव में है, बिल्कुल। ये वनुजपुरा नहीं, कुंजपुरा आएगा। कुंजपुरा का किला छोटी छोटी ईंटों से बनाया गया है, बिल्कुल सही। झाजगढ़ किले का निर्माण जॉर्ज थॉमस ने किया था, बिल्कुल सही। तीनों ही कथन ये बिल्कुल सही दिए गए हैं।
यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 94 का। आ गया प्रश्न नंबर 95। जींद का वह तीर्थ स्थान जहां परशुराम के पिता जमदग्नि ने कई वर्षों तक घोर तपस्या करी थी। जो परशुराम जमदग्नि ने कहां पर सबसे अधिक तपस्या करी थी, घोर तपस्या करी थी, कई साल तक इन्होंने तपस्या करी थी। जींद के अंदर है ये, कौन सी जगह है ये? ठीक है, हंसिसोर, सफिद्दो, हटकेश और पुष्कर तीर्थ। तो ये जो जगह है ये इनमें से कोई भी नहीं है। प्रॉपर उस जगह का नाम है वो है रामराय। रामराय जगह है जींद में, वहां पर जमदग्नि ने तपस्या करी थी, परशुराम के जो पिता है उन्होंने। रामराय। प्रश्न नंबर 96 है, किसने अमरचरित महाकाव्य के लेखक है, यानी कि अमरचरित महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये लिखा था पंडित रामेश्वर लाल ने। पंडित रामेश्वर लाल ने। प्रश्न नंबर 97 है कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल की स्थापना कब से हुई थी? मॉडल स्कूल की स्थापना सबसे पहले अगर मॉडल स्कूल का जिक्र जो करे हरियाणा के अंदर, तो वो जिक्र होता है 1907 के अंदर। कब होता है? 1907। सबसे पहला तो किया गया था झज्जर के अंदर, दूसरा था तरावड़ी के अंदर और तीसरा था रोहतक के अंदर। 3 जगह लगातार मॉडल स्कूल खोले गए थे। 1907 की बात है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 1907 में। प्रश्न नंबर 98 है, 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? पहले हरियाणवी की बात हुई जिसने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1958 के अंदर, 1958 के अंदर की बात हो रही है ये। 1958 में तो वो जीता था लीलाराम सांगवान ने। लीलाराम सांगवान ने ये मेडल जीता था। ठीक है, पहला गोल्ड मेडल लीलाराम सांगवान ने जीता था। और किस में जीता था? वेट में, हैवी वेट था 100 किलोग्राम का। ठीक है, रेसलर है ये, 100 किलो जो हैवी वेट था उसमें रेसलिंग करी थी ये। लीलाराम सांगवान कौन थे? रेसलर थे। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, पहले हरियाणवी थे ये। प्रश्न नंबर 99, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट की किताब भी आपने सुनी होगी, कौन सी? एक तो हर्षचरितम और एक कादम्बरी। कादम्बरी बहुत प्रसिद्ध नाट्य का बाणभट्ट का। लास्ट प्रश्न है, सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? हरियाणा में सखी जो वन स्टॉप सेंटर इसकी शुरुआत ये हुई थी 2015 से। कहां से? करनाल से। ठीक है, तो ये सारे 100 प्रश्न थे हरियाणा सिटी प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप डी का है, चौथा नंबर का। उसमें सभी प्रश्न का हमने डिटेल में सॉल्यूशन करा है, सभी प्रश्न हमने डिटेल में देखे हैं। फिर भी अगर किसी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नॉलेज हब 7900 करके। ठीक है, और जो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो आप आर्यभट्ट एकेडमी हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। तो चलिए, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हरियाणा ग्रुप डी के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।